नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर बेटी के साथ जो रेप की घटना हुई है, अब उस मामले को लेकर के सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। और वो झूठ क्या है? सीबीआई को डॉक्टर संदीप के घर से भी बहुत कुछ मिला है और संजय राय, जिसे मात्र एक आरोपी बना करके प्रस्तुत किया गया, उसकी भूमिका तो बहुत ही डिफरेंट कहानी लेकर के निकली है। देखिए, डॉक्टर बेटी इस दुनिया में नहीं है, ना कभी आएगी, लेकिन उसके माता-पिता के आँसू कभी नहीं सूखेंगे। लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है, वो बहुत ही बड़े मेडिकल माफिया का पता दे रहा है। इन सब विषयों पे बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट अपना स्नेह बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो रविवार को ये कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस स्तर पर लापरवाही हो, सबका हिसाब होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? देखिए, जिसने ममता के खिलाफ मुँह खोला ना, ट्वीट किए, पुलिस ने उनका क्या हाल किया? उनको नोटिस दे दिए, उनको जेलों में डाल दिया। पर्टिकुलरली इस मामले को लेकर के 280 नोटिस जारी किए गए हैं और एक लड़की की तो अरेस्टिंग केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसने ममता के खिलाफ ट्वीट किया। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट हटा भी दिए, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस सही इन्फॉर्म करेगी सीबीआई को और सीबीआई की जाँच सही तरीके से हो पाएगी या हो रही है? इसका नतीजा कितना साफ निकाल पाएगी सीबीआई? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय रॉय की। ये शख्स जो मेन आरोपी बताया गया है, कैमरे में दिखता है, ऐसा हॉस्पिटल का कैमरे का रिकॉर्ड कह रहा है, लेकिन देखा किसने है? सवाल ये भी है और ये भी बताया गया है कि यही शख्स क्राइम सीन पर सबसे पहले गया और फिर आया। लेकिन इससे अपराध सिद्ध नहीं होता ना, कहानी में बहुत सारे झोल हैं। बारीक नज़र से देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ममता बनर्जी की नज़र से देखेंगे तो आपको वही सही दिखेगा जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जिस लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में इतनी सारी जांच चल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट हुए हैं, उसी टेस्ट के दौरान संजय राय ने सीबीआई के सामने ये दावा किया कि वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो पीड़िता पहले से ही मरी हुई थी। आई मीन वो मर चुकी थी जब वो पहुंचा और रेप और हत्या के मामले में निर्दोष होने का दावा करने वाले संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। झूठ पकड़ने वाली मशीन ने अजीबोगरीब जवाब सामने ला करके रख दिए। इसमें टीएमसी नेता शामिल हैं, जो उसने उस दौरान कहा। उसने ये भी कहा कि वो लोग विदेश भाग गए हैं और जब सीबीआई ने संजय रॉय से कई सबूतों के साथ पूछताछ की, तो उसने पहले तो बहुत सारे बहाने बनाए और ये दावा किया कि जब उसने पीड़िता को देखा, तो वो मर चुकी थी, उसकी साँसें नहीं थी। तो सवाल ये भी होता है कि इसे दूर से कैसे पता चल गया कि उसकी साँसें नहीं थी? सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। संजय रॉय ने ये भी दावा किया कि वो डर के मारे जो है परिसर से भाग निकला, जबकि कोलकाता पुलिस के मुताबिक अपराध के बाद संजय रॉय ने रेप और मर्डर करने की बात कबूली थी। अब यहाँ गौर करने की बात ये है कि पुलिस पुलिस किसी से कुछ भी कहलवा सकती है। आई मीन पूरे देश की पुलिस, मतलब अपवाद सब जगह हो सकता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पुलिस कबूल करवाना जानती है और संजय राय बार-बार टीएमसी के नेताओं के नाम ले रहा है और कह रहा है कि इनकी वजह से पार्टी में बवाल भी हुआ है। मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, 3 टीएमसी नेता विदेश भाग गए हैं। उसने जेल पहुँचने पर भी ये वाली बात कही। वहाँ से निकल के बातें बाहर आती हैं। संजय राय ने जेल के गार्ड से कहा कि उसको रेप और हत्या के मामले में कुछ नहीं पता।
आपको पता है कि जब कोई नया और रेपिस्ट टाइप बंदा जेल में पहुँचता है, तो लोग कई बार तो उसकी बहुत पिटाई भी कर देते हैं और उसकी बाकायदा रैगिंग होती है, बुलिंग होती है। उसी समय उसने ये कबूला कि उसको गलत फँसाया गया है। पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को संजय रॉय ने सियालदह के जो अतिरिक्त मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट हैं, एसीजेएम, उनके सामने इसी तरीके के दावे किए थे और कहा था कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। हालाँकि सीबीआई और पुलिस ने उसकी बेगुनाही के दावों में काफ़ी डिफरेंस देखे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखा किसने है कि वो क्या कह रहा है? क्योंकि पुलिस का जो रोल है ना पूरे मतलब डे 1 से, वो बड़ा मतलब अजीब है, उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये ममता दीदी की पुलिस है, जो ममता कहेंगी वही वो करेंगे। दरअसल जब क्राइम सीन और क्राइम अनटच्ड होता है, उसको किसी ने छुआ नहीं होता, तो उसमें कुछ सच दिखने की संभावना दिखती है। लेकिन अगर क्राइम सीन से छेड़छाड़ हो जाए, उसे टेम्पर कर दिया जाए, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो ऐसी पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? और ये वो सबूत होते हैं जिनके आधार पे सीबीआई आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। अच्छा, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स होती हैं, कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लेकिन जितना भर वहाँ सबूत रह जाता है, उसी को ही तो वो लैब में लेके जाती हैं। उन्हीं को तो वो पिक करती हैं और फिर लैब में जाकर के उनका टेस्ट होता है। लेकिन वहाँ तो तोड़-फोड़ मचा दी गई, पूरी जगह को उन्होंने टेम्पर कर दिया, जबकि होना ये चाहिए कि उस जगह को सील कर दिया जाता है। आपने अक्सर फ़िल्मों में भी देखा होगा कि उस जगह पर एक पट्टी लगी रहती है क्राइम सीन करके। ऐसा तो वहाँ बहुत बाद में हुआ, करीब 4 दिन के बाद। हालाँकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि संजय जाँचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अपने चेहरे पे जो उसके चोटें लगी हुई थी, उसका वो सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सका। तो पूरी कहानी में झोल बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, सीबीआई के छापों की बात करते हैं क्योंकि इस समय सीबीआई पूरे एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं। सीबीआई ने आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर कोलकाता में छापेमारी की है। रविवार को भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और 13 अन्य लोगों के खिलाफ उनके पास जो कंप्लेन थी उसी के आधार पे उनके ठिकानों पर रेड की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रेड में सीबीआई को क्या-क्या मिला? तो देखिए, सीबीआई अपने काम की जानकारी तो नहीं देती है, इतना तो आप भी जानते हैं। लेकिन डिटेल जानकारी नहीं दी, फिर भी सीबीआई ने ये ज़रूर संकेत दिया है कि बहुत कुछ मिला है। दोस्तों अंडरलाइन कीजिए, बहुत कुछ मिला है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्टर घोष हैं, इन्होंने बहुत कुछ बता भी दिया है, बहुत कुछ स्वीकार भी कर लिया है, ममता दीदी के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ इनके पास है। अब ये सब चीज़ें सीबीआई जब इनको रिवील करेगी तब पता चलेगा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ मिला है। सीबीआई के मुताबिक ये रेड हॉस्पिटल में वित्तीय जो घाल-मेल था उससे जुड़ी हुई है और सीबीआई की जो कोलकाता ब्रांच की एंटी करप्शन ब्रांच है, उसने हॉस्पिटल के मरीज़ों के प्रबंधन और उनकी देखभाल के लिए जो अ, मटेरियल जो चीज़ें उनको देने वाले लोग हैं, जो इसकी सप्लाई करते हैं, उनके रेज़िडेंस पर भी, उनके ऑफ़िसेज़ पर भी तलाशियाँ ली हैं, रेड की है और डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के बाद हॉस्पिटल का प्रशासन डे 1 से ही घेरे में है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी कोना है, कोई भी फ्लोर हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आवाज़ तक ना आई हो? और कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर ही एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने संदीप घोष को 3 और कोलकाता के जो निजी अ, संस्थाएँ कह लीजिए,
मध्य जोरहाट, बानीपुर, हावड़ा के माँ तारा ट्रेडर्स और बेलगछिया का ईशान कैफे और खैमा लोहा, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। तलाशी अभियान के दौरान भी एफआईआर में शामिल इन संस्थाओं के परिसरों की तलाशी ली गई है और चूंकि एफआईआर में इन सब के नाम हैं, इसीलिए इनको रेड में शामिल किया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या-क्या मिला है, तो रेड के दौरान बहुत कुछ मिला है। लेकिन आप ये भी भूल रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वेस्ट बंगाल की, वो किसके हाथ में है? ममता बनर्जी के पास है। तो संदीप घोष के घर से जो भी अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है, इन दस्तावेजों से ही पूरे खेल का पता चलेगा। और सीबीआई ने संदीप घोष और जो निजी संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है और सीबीआई के कम से कम 7 अधिकारियों ने संदीप घोष से उनके बेलियाघाट स्थित आवास पर सुबह 8 बजे से पूछताछ शुरू की। मतलब इतनी लंबी पूछताछ। और जो दूसरे अधिकारी हैं, जिसमें मेडिकल के सुपरिटेंडेंट हैं, पूर्व वाइस प्रिंसिपल वशिष्ठ और फोरेंसिक विभाग के एक अन्य प्रोफेसर हैं, उनसे पूछताछ की गई है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि केंद्रीय बलों की एक बड़ी टीम के साथ सीबीआई की टीम जब सुबह घोष के आवास पर पहुंचती है, तो दरवाजा नहीं खुलता है। आपको पता है, एंट्री पर ही कैमरे लगे होते हैं, उन्हें पता चल गया होगा। दरवाजा खोलने में करीब-करीब 1.5 घंटा लगा। क्यों? इस सवाल का जवाब पूछा जाना चाहिए। किसी के पास है? क्यों उन्हें 1.5 घंटे तक दरवाजे पे खड़ा रखा गया? ये तो वही बात हो गई कि जब डॉक्टर बेटी के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो हो गया, उसके बाद जब उसके माता-पिता को सूचित किया जाता है, तो कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये घटना सुन कर के जब वो आते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाई जाती है। तब जाकर के उनको बेटी का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी नग्न बॉडी ज़रूर दिखी। ये सब बातें शेयर करते हुए ज़ोर पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का जवाब है कि डॉक्टर घोष ने इस टीम को 1.5 घंटे तक दरवाजे पे क्यों खड़ा रखा? क्यों अंदर अंदर क्या हो रहा था? अंदर किन चीज़ों को छिपाया जा रहा था? क्या चीज़ें नष्ट की जा रही थी? ये सवाल किसी के पास नहीं है। और सीबीआई के अधिकारियों की एक और टीम, मतलब कई टीमों में बँट करके ये काम चल रहा है। तो एक और टीम जो थी उसने हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के कार्यालय की तलाशी ली और जो शैक्षणिक भवन, वहाँ पे तलाशी ली गई। कैंटीन में भी ये टीम जाती है और इस समय जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, मानस कुमार बंदोपाध्याय, उनको सुबह हॉस्पिटल पहुँचने और फिर पूरे अ, प्रतिष्ठान की जो है तलाशी के लिए उनको साथ रहने के लिए कहा गया। यानी कि मतलब बिल्कुल एक्शन मोड में है। सीबीआई जगह-जगह तलाशी ली जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को पीजी ट्रेनी महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पे ही मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, जिसके बाद कलकत्ता पुलिस के सिविल वॉलंटियर संजय घोष को गिरफ्तार किया गया और खुद को बचाने के लिए देखिए ममता दीदी ने एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को लिखी है, ये बताने के लिए कि देश में कब और कितने रेप हुए। अरे भाई ये किसे नहीं पता? जिसे भी जानना होगा आप भी देख लीजिए। एनसीबीआर की रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा किस स्टेट में, किस शहर में कितने बलात्कार हुए हैं, कौन-कौन सी आपराधिक घटनाएँ हुई हैं। लेकिन ममता ये चाह रही हैं कि रेप के मामलों की 15 दिन के अंदर जाँच पूरी हो जानी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो केस में सही तरीके से
इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जल्दबाजी में एक खानापूर्ति हो जाए और जो भी पीड़ित है उसके परिजनों को वो रिपोर्ट दे दी जाए कि हमने काम कर लिया है। लेकिन वो एक महिला होने के बावजूद ये बात नहीं समझ पा रही हैं कि ये जो घटना हुई है, इसका दर्द क्या है? क्यों वो ऐसी बातें कर रही हैं? क्यों वो ये चाह रही हैं कि 15 दिन के अंदर ही पूरी घटना का जो है पर्दाफ़ाश कर दिया जाए? और ये प्रधानमंत्री को इन्होंने क्यों लिखा? इनके यहाँ आपके अपना पूरा सिस्टम है, उनसे भी ये 15 दिन में काम करवा सकती हैं। एक बार करवा के तो दिखाएँ, एक मॉडल दिखाएँ, तो दूसरे स्टेट भी फ़ॉलो करेंगे। इनके यहाँ तो हर चीज़ को दबा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि बाद में कोई जाँच एजेंसी आए, बामुश्किल वो भी, तो उसको कोई सबूत ना मिले। ऐसी हैं ममता बनर्जी और अक्सर ये प्रधानमंत्री को तानाशाह कहती हैं। मुझे आप बताइए कि आपको तानाशाह कौन लगता है? आपको तानाशाह मोदी लगते हैं या ममता बनर्जी लगती हैं? जिनके यहाँ अगर आपने एक ट्वीट भी कर दिया, आपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी कह दिया, आपने मुँह खोल दिया, चाहे आप उसी पार्टी के हों। इन्होंने अपने पार्टी के भी जो स्पोक्समैन थे उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर के हित की बात की। तो ये किसकी सगी हैं? कौन-सा स्टाइल है इनका काम करने का? मैं आप ही से दोस्तों पूछती हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने ये पूरा लाइव देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी ज़रूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना अपनों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।